नमस्कार साथियों। श्रमिक यानी लेबर वो हमारे देश का समाज का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। उसकी हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक महती भूमिका होती है, एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। उसके बिना अर्थव्यवस्था की पहिया कैसे चलेगा इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। श्रमिक की महत्ता सभी जगह रहती है। जब एक श्रमिक यानी लेबर अपने घर से पलायन करने के बारे में सोचता है तो अपनी घरवाली को, अपनी पत्नी को समझाता है कि मुझे जाना चाहिए वहाँ पर, मुझे जाना पड़ेगा अपने परिवार के लिए। तो वहाँ पे एक मोहम्मद रफ़ी का गाना उनके दिमाग में ज़रूर चलता होगा कि साथिया नहीं जाना कि जी ना लगे, साथिया नहीं जाना कि जी ना लगे, मौसम है सुहाना कि जी ना लगे। यानी मौसम सुहाना है, मौसम अनुकूल है, मन नहीं कर रहा है कि हमारे पतिदेव कहीं बाहर जाएं, लेकिन जाना पड़ता है, मजबूरीवश जाना पड़ता है। और जब वो वहाँ पर जा कर के काम करते हैं और काम के बीच में किसी कारणवश उनको छुट्टी चाहिए होती है कि साहब मुझे अपने घर जाना है या किसी कारणवश मुझे छुट्टी चाहिए, तो उनके बॉस का या फैक्ट्री मालिक का भी एक प्रकार से लगाव रहता है अपने श्रमिक के प्रति। और वो भी, उनके मन में भी ज़रूर ये गाना चलता होगा कि परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के। लेकिन इन दोनों के प्रेम संबंध में थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्शन देखा जा सकता है। जब एक पत्नी अपने पति से प्रेमवश इस प्रकार के वक्तव्य बोलती है या अपना प्रेम दिखाने का प्रयास करती है तो उसमें एक सकारात्मक स्नेह दिखाई देता है। लेकिन जब एक उद्योगपति अपने श्रमिक से इस प्रकार की बातें करता है तो उसमें हो सकता है कि उसमें प्रेम हो, ऐसी बात नहीं है, हो सकता है उसमें लगाव होता भी है, लेकिन कुछ हद तक ये भी होता है कि उनका स्वार्थपरक प्रेम होता है। और स्वार्थ से तो दुनिया चल रही है। सभी लोगों का एक दूसरे के ऊपर निर्भरता, सहयोग की भावना के साथ ही, यानी बिना सहयोग के, बिना एक दूसरे के स्वार्थ के, या कहें कि बिना एक दूसरे के सकारात्मक स्वार्थ के डेवलपमेंट करना बहुत ही मुश्किल है। तो उद्योगपति का अपने श्रमिक के ऊपर स्वार्थपरक या कहें सकारात्मक स्वार्थपरक स्नेहवश उनको जाने के लिए मना करता है कि आप रुकिए, काम कीजिए, यहाँ पर आप चले जाएंगे तो काम ठप हो जाएगा, रुक जाएगा। तो श्रमिक की महत्ता उस फैक्ट्री में भी उतनी ही रहती है जितनी कि उसके घर पे रहती है। लेकिन फिर भी श्रमिकों की, लेबर की स्थिति इतनी दयनीय क्यों है? पत्नी नहीं चाहती कि श्रमिक प्रदेश में जाए, लेकिन फिर भी क्या मजबूरी होती है कि उसको वहाँ पर जाना पड़ता है। जब वो किसी दूसरे स्टेट में, किसी दूसरे राज्य में जाकर काम करता है तो वह राज्य उस श्रमिक की देखभाल करने के लिए क्यों काम नहीं कर पाती हैं? उद्योगपति क्यों अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं? और फिर ये भी कि जिस राज्य से, जिस गृह राज्य से वह श्रमिक ताल्लुकात रखता है, उस राज्य की उस श्रमिक के प्रति क्या जिम्मेदारी बनती है, इन सब का थोड़ा सा जायज़ा लेना आवश्यक है। और श्रमिकों की क्या स्थिति है, क्या चुनौतियां हैं, क्या चिंताएं हैं, उनके क्या क्या संभावित समाधान हो सकते हैं, इन सब चीज़ के बारे में थोड़ी मोड़ी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। पहले उनकी स्थिति समझ लेते हैं। स्थिति उनकी क्या है वो सारा देश देख रहा है। दुनिया भर में लॉकडाउन का माहौल है, कोरोना वायरस का माहौल है, भय का माहौल है, रिकवरी तेज़ी से हो रही हैं, संख्या धीरे धीरे बढ़ रही हैं। लेकिन संख्या बढ़ने की जो रफ़्तार है, यानी कोविड-19 के मरीजों के बढ़ने की रफ़्तार जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है। मरीजों की सही होने की रफ़्तार धीरे धीरे बढ़ रही है, रिकवरी रेट बढ़ रही है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो एक शांति का माहौल बन रहा है देश दुनिया में। और न्यूजीलैंड विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जो अपने आप को पूरी तरीके से कोविड-19 मुक्त घोषित कर दिए हैं। वहाँ के जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने बहुत खुशियाँ मनाई वहाँ पर और पूरे देश को पूरी तरीके से अनलॉक कर दिया है। भारत में भी अनलॉक के चरण चल रहे हैं। अनलॉक 1 स्टार्ट हो गया है 8 जून से। मॉल, रेस्टोरेंट और कुछ परिवहन क्षेत्र खुल गए हैं, तो धीरे धीरे ईश्वर करेंगे तो खुल जाएगा। लेकिन श्रमिकों की क्या स्थिति है वो पिछले दिनों सभी देशवासी अपनी आँखों से
अपनी नग्न आँखों से अवश्य देखे होंगे। महाराष्ट्र में भी खासकर जो मुंबई, पुणे, नासिक, ये सब जो क्षेत्र हैं, गुजरात में जो सूरत वाला क्षेत्र है, सूरत, पोरबंदर, अहमदाबाद, ये जो बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पे पूरी इंडस्ट्री एक प्रकार से इस्टेब्लिश्ड है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, खासकर तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, और भी कई प्रकार की इंडस्ट्रीज़ हैं। हरियाणा में, पंजाब में या दिल्ली में बहुत बड़ी इंडस्ट्री काम करती है। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हैं, जैसे कि गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, यहाँ सभी इंडस्ट्रीज़ काफ़ी मात्रा में संकेंद्रित हैं। यहाँ पर बिहार से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से काफ़ी संख्या में लोग पलायन करके यहाँ पर आते हैं, काम करते हैं। फिर लेकिन लॉकडाउन जब हुआ तो उनको अचानक से अपने उस कर्म स्थल को, जहाँ पे वो काम करते हैं, उसको छोड़ करके उनको जाना पड़ा। तो क्या उनके सामने मजबूरी आ गई? कुछ लोग ऐसा भी तर्क दे रहे हैं कि उन्होंने अपने धैर्य को खो दिया, अपने संयम को खो दिया, यानी वो डर गए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो डर गए। मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा महसूस होता है कि श्रमिक, लेबर जितनी मेहनत कर सकता है, जितना संयमी हो सकता है, जितना धैर्यवान हो सकता है, जितना अनुशासन परक अपने जीवन को व्यतीत कर सकता है, उतना कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। एक व्यक्ति जो हज़ार किलोमीटर पैदल चलने का जज्बा अपने दिमाग में ले सकता है, वो धैर्यवान और संयमी ना हो, इस बात के लिए प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो डर के मारे वो अपने धैर्य खो दिए, संयम खो दिए। क्या कोई व्यक्ति यह कल्पना कर सकता है कि कोई व्यक्ति हज़ार किलोमीटर पैदल चल जाए? नहीं कर सकता। उसको 1 किलोमीटर भी अगर चलना पड़ेगा तो उसको साधन चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, बाइक चाहिए। विदाउट एनी व्हीकल एनी पर्सन कैन नॉट मूव 1 किलोमीटर ऑल्सो। लेकिन वो 1000 किलोमीटर चलने का जज्बा अपने मस्तिष्क में ला सकते हैं। एक लड़की जो बिहार के दरभंगा की हैं, वो दिल्ली की हरियाणा से किसी शहर से करीब 1200 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने ज़िले में पहुंची, वो भी साइकिल से। और साइकिल पे भी अपने पीछे अपने बूढ़े पिताजी को बैठा करके अपने घर तक लेकर आई। उस लड़की की तारीफ़ जो इवांका ट्रंप है, मेरे ख्याल से इवांका ट्रंप ने भी अपने ट्विटर हैंडल से उनकी तारीफ़ की। देश दुनिया में अपना नाम इसलिए चमकाया कि उन्होंने 1200 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय कर दी। और वो जब अपने बिहार गई, दरभंगा गई, तो वहाँ के जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं या जो साइकिल कंपटीशन में भाग लेते हैं या जो वहाँ के स्थानीय सरकार हैं, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको सहयोग करने के लिए उनके पास आए, उनके सहयोग देने के लिए पूरा तरीके से उनके साथ खड़ी हुई। तो श्रमिक संयमी नहीं है, उनमें अनुशासन नहीं है, धैर्य नहीं है। इस बात का 1% भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता, 1% भी। जितना संयमी और धैर्यवान श्रमिक है उतना कोई नहीं हो सकता। हमारे देश की जीडीपी में उनका बहुत बड़ा योगदान है, हम उनको भूल जाते हैं। इस प्रकार से श्रमिकों की क्या स्थिति है वो सभी लोगों के सामने दृष्टिगत है। लेबर जब दूसरे स्टेट में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं, काम करते हैं, तो उनके रहने का स्थान, लिविंग स्टेटस जो है, इतनी घटिया किस्म की है, इतनी घटिया किस्म की है कि शर्म आती है। मैं अपना निजी अनुभव बताता हूँ। मैं एक बार दिल्ली गया था एक परीक्षा देने के लिए। एक रात में एक झुग्गी बस्ती में रुका था, अनजान स्थान था मेरे लिए वो। वहाँ मैं रुका, एक भाई साहब से शरण मांगी, वहाँ मैं रुका एक रात के लिए। छोटे छोटे कमरे थे, 8 बाई 8 के कमरे थे। सीलिंग की हाइट, बहुत सारे लोग 10 11 12 फीट की हाइट की उनकी सीलिंग होती होगी, लेकिन दिल्ली के जो झुग्गी थी, सीलिंग की हाइट 8 फीट तक, 7 फीट तक, 7.5 फीट तक, इतनी छोटी छोटी थी। उनको अपने एक तल्ले से दूसरे तल्ले पर जाना है तो 2-2 फीट चौड़े या 1.5 फीट चौड़े सीढ़ियाँ थी, पतली पतली गलियाँ थीं, उसमें भी दोनों तरफ से नालियाँ थीं और नालियाँ खुली हुई थीं। हमारा इतिहास जो है
जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो इतनी ज़्यादा समृद्ध है, वो हमें सिखाती है कि हम नगरीकरण कैसे करें, अर्बनाइजेशन कैसे करें। हम 4000 5000 साल पहले अगर चले जाएं तो हम उनसे सीख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में नाली जो थी, नालियाँ हुआ करती थी, वो घर से बाकायदे गली की नाली में जाके मिलती थी। गली की नाली एक बड़े नाले से जाकर मिलती थी और बड़ा नाला जाकर के कहीं और जाकर डिस्पोज हो जाता था। लेकिन दिल्ली जैसे जो एक महानगर की श्रेणी में आता है, दुनिया के नक्शे में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, वहाँ पे ऐसे सैकड़ों सैकड़ों झुग्गी झोपड़ियाँ ऐसी हैं जहाँ पे लोग किस प्रकार से जीवन यापन करते हैं कल्पना नहीं किया जा सकता। सुबह जब वो संडास जाते हैं हल्के होने के लिए, एक ही स्थान पे कम से कम 50-70 संडास छोटे छोटे बने हुए हैं। उनकी जो डायमेंशन होगा संडास के कमरे का, बाथरूम का, वो 3 बाई 2 फुट या 3 बाई 3 फुट, इससे बड़ा नहीं। और 3 बाई 3 फुट में भी जो मल प्रणाल है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो इतना घटिया किस्म का है, पूरा नाली भर जाता है, वहीं पर ही सारा मल कचरा जमा हो जाता है। गंदगी में लोग किसी तरह अपना मल त्याग वहाँ पर करते हैं, 2 रुपये 5 रुपये देकर के आते हैं, मल त्याग करते हैं। उनके पानी पीने की जो सुविधा है, अपने आँखों से देखा हूँ, वो अनुभव बता रहा हूँ। पानी पीने के लिए एक टैंक आता है नीले नीले कलर का, उसमें लोग प्लास्टिक के डब्बे लेकर जाते हैं, 2-2 लीटर का 5-5 लीटर का डब्बा लेकर जाते हैं, उसमें पानी भरते हैं और उसी पानी से वो अपने घर का सारा काम करते हैं, खाना बनाते हैं, घर की सफाई करते हैं, कपड़ा साफ़ करते हैं, जो भी करते हैं उसी पानी से करना होता है, मजबूरीवश करना पड़ता है। वहाँ की स्थानीय सरकार उनको पानी उपलब्ध करा रही है, लेकिन क्या ये उनके लिए इतना अनिवार्य है, या जो उनकी एक मनुष्य की अनिवार्यता होती है, क्या वो पूरा कर पा रहा है? औसतन रूप से देखा जाए तो एक व्यक्ति की जो यूज़ करने की कैपेबिलिटी होती है, कम से कम 135 लीटर वाटर पर हेड इज़ रिक्वायर्ड इन 1 डे पर हेड, यानी कि एक व्यक्ति के ऊपर कम से कम 135 लीटर जल की आवश्यकता होती है कि वो अपने दिन प्रतिदिन के जो काम होते हैं, रोज़मर्रा के जो काम होते हैं, जैसे कि शौचालय जाना हुआ, कपड़े साफ़ करने में सफाई काम हुआ, खाना बनाना हुआ, पानी पीना हुआ, इन सब के लिए औसतन 135 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला 10 लीटर 20 लीटर पानी किसी तरह प्राप्त करता है और उसमें पूरे घर का काम चलाना है, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बुरी स्थिति होगी। लेकिन ऐसी स्थिति के बावजूद भी हम इतने ज़्यादा पानी के प्रति क्रूर व्यवहार करते हैं। गर्मी आ गई है, 40-50 डिग्री सेल्सियस तापमान हो रहा है, नज़र आते हैं हर जगह, गलियों में, घरों में, किसी भी घर में जाएंगे तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि लोग कैसे पानी का दुरुपयोग करते हैं। अगर उनको बताया जाए कि 2017 में नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी, जिसमें बताया गया कि करीब करीब 20-21 शहर ऐसे हैं भारत के जो पानी की किल्लत से परेशान हैं, पानी की किल्लत है वहाँ पर। दिल्ली ही ले लें या दक्षिण में चले जाएँ, चेन्नई, जो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, वहाँ पे 2019 में पानी की स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी क्योंकि वो वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। वहाँ पर मानसून का बहुत ज़्यादा प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वृष्टि छाया का क्षेत्र होता है। तो इसलिए वहाँ पर बारिश जो है वो नहीं होता है या कम होता है, बिल्कुल न्यून होता है। टैंकर के माध्यम से वहाँ पर पानी पहुँचाया गया, लोग टैंकर से पानी वहाँ पर पहुँचा करके उस पानी का यूज़ कर रहे थे। दिल्ली में भी यही स्थिति है, मुंबई में और कुछ अन्य बड़े शहरों में पानी की किल्लत होती है, लेकिन हम पानी का कैसे दोहन करते हैं, कैसे उसको दुरुपयोग करते हैं, इस बात को समझने की बहुत आवश्यकता है। और इसी पानी की किल्लत से दिल्ली के, मुंबई के, अहमदाबाद के जो श्रमिक होते हैं, लेबर होते हैं, उनको भी जूझना पड़ता है। मुंबई ले लें, मुंबई में एक स्थान है धारावी। धारावी पूरे एशिया में इस मायने में प्रसिद्ध है कि वो सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी वाली स्थान है,
यानी कि इट इज़ द बिगेस्ट झुग्गी झोपड़ी वाला स्थान एग्जिस्ट इन ऑल ओवर द एशियन कॉन्टिनेंट, पूरे एशिया में प्रसिद्ध है। वहाँ पर यदि कोरोना के थोड़े भी मामले हो जाते हैं, बहुत बड़ी आबादी वहाँ पर रहती है श्रमिकों की, अगर थोड़े भी मामले वहाँ पर हो जाएं तो कोरोना का प्रसार इतनी तेज़ी से हो जाएगा वहाँ पर धारावी में, जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इंडोनेशिया में जो जावा द्वीप है वहाँ पर एक शहर है, शायद जकार्ता ही शहर है जो वहाँ की राजधानी भी है। जकार्ता में एक शोध में पाया गया या एक अध्ययन में पाया गया कि वहाँ का जो गंदी बस्ती है इंडोनेशिया में, जकार्ता में, वहाँ पर यदि कोरोना वायरस संक्रमण फैल जाए तो उसको स्थिति में पाना, काबू में पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यानी कोरोना का संक्रमण यदि गंदा क्षेत्र हो, संक्रमित क्षेत्र हो, अपने आप में ही प्रदूषित क्षेत्र हो, तो वहाँ पर इसके संक्रमण की फैलने की रफ्तार तेज़ हो सकती है। जैसे हाल ही में एक एग्जांपल देखा गया सिंगापुर में। सिंगापुर एक छोटा सा देश है, छोटा सा, वहाँ पे छोटी सी आबादी रहती है, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अच्छी कंट्री है, पर्यटन के लिए, टूरिज़्म के लिए फेमस है, बहुत खूबसूरत शानदार देश है। लेकिन वहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ी जहाँ पर श्रमिक रहते हैं, लेबर रहते हैं, सरकार ने उन पर शुरुआती स्तर पे ध्यान नहीं दिया। वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों में कोरोना का संक्रमण तेज़ी से फैल गया। ये तो कोरोना का मामला है। इसी प्रकार से हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, तरह तरह के रोग होते हैं जो कि गंदी बस्तियाँ होने के कारण, गंदे पानी मिलने के कारण, उनके जो शौचालय होता है, शौचालय की व्यवस्था ठीक ना होने के कारण उनके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव या कहें दुष्प्रभाव पड़ता है। श्रमिकों की क्या स्थिति है, यदि आप देखे ही होंगे, यदि नहीं देखे होंगे तो जब बड़े बड़े महानगरों में जाएंगे तो वहाँ पर अपनी नंगी आंखों से उनको देख सकते हैं कि उनकी स्थिति क्या है। ये तो उनके आवास की, रहने की, पानी की, इन सब की बात हो गई, स्वच्छता की बात हो गई। अगर हम उनकी आय का स्तर देखें, इनकम लेवल देखें, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी वीकेस्ट, नॉट वीकर, इट इज़ वीकेस्ट। एक 2018-19 में एक अध्ययन आया था जिसमें कहा गया कि दुनिया भर के जो 1% सबसे अमीर व्यक्ति हैं, 1% हाईली रिच्ड पर्सन ऑफ होल ग्लोब, उनके पास दुनिया का 73%, 73% ऑफ द रिसोर्सेज आर कंसंट्रेटेड ओनली इन 1% हैंड, और 99% लोगों के पास दुनिया की जो बची हुई संसाधन हैं वो उनके पास संकेंद्रित हैं। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि आर्थिक जो असमानता है, इकोनॉमिकल जो गैप है वो कितना बड़ा है, और ये गैप भारत में भी देखा जा सकता है। बड़े लोगों के पास संसाधनों का बड़ा संकेंद्रण है और बड़ी संख्या के पास छोटे संसाधनों पर संकेंद्रण है। गैप बहुत बड़ा है। और गाँवों में आज भी यदि कोई व्यक्ति अपनी हैसियत से, स्थिति से ऊपर आ जाए, उसकी लालच इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे सपोज़ कोई व्यक्ति आज के 20 साल पहले उसको खाने के लाले पड़े हों, लेकिन आज की वर्तमान समय में वो किसी हाईली पोस्ट पर पहुंच गया हो, उसकी इनकम अच्छी खासी हो, उनके पुत्रवधू अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ में रहते हों, काम करते हों और मोटा पैसा कमाते हों। अब उनका जो माइंड सेट है, क्योंकि वो गरीबी देखे हैं, गरीबी को मेहनत करके दूर की, अच्छी बात है, मेहनत का फल मिला, अच्छी बात है, लेकिन उस मेहनत से प्राप्त फल का उपयोग वो किस तरीके से कर रहे हैं कि गरीबों की, यानी जिनके पास हैसियत नहीं है अच्छी, उनकी ज़मीनों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हड़प लिया जाए या ले लिया जाए, कम दामों में अपने नाम लिखवा लिया जाए, ऐसी मानसिकता बैठी हुई है। तो ऐसे लोगों के कारण भी कुछ नीति स्तर पे भी
कमियां हो सकती हैं, जिनके कारण भी आर्थिक असमानता की खाई जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा मार खाते हैं वो श्रमिक, लेबर मार खाते हैं। और लेबर्स की जो जॉब सिक्योरिटी है, यानी कि काम करने का उनका सिक्योरिटी है कि नहीं है, उनको कब निकाल दिया जाएगा नौकरी से कोई पता नहीं है। जैसे एक मीडिएटर का काम चलता है, मीडिएटर मतलब कि एक मध्यस्थता का काम चलता है, दलाली का काम चलता है कुछ क्षेत्रों में, जैसे खासकर निर्माण के क्षेत्र में, जो कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र होता है जिसमें बिल्डिंग्स बनती हैं, उसमें क्या होता है कि कुछ लोग गाँव में जाते हैं, वहाँ से श्रमिकों को लेकर के आते हैं, और जो लोग श्रमिकों को लेकर आते हैं वो पहले से ही अपने मालिक से बात किए होते हैं कि हम इतने श्रमिक लेकर के आ रहे हैं, हमें उनके बदले कुछ ना कुछ एक प्रकार से कहें मुनाफा चाहिए, कमीशन चाहिए। मध्यस्थता जो होता है बहुत गंदी चीज़ होती है। कुछ मामलों में अच्छी चीज़ होती है, लेकिन कई मामलों में बुरी भी होती है। अच्छी ऐसे कि यदि जैसे मान लीजिए भारत में जो केसेस हैं, जो जुडिशियली जो केसेस हैं, न्याय के क्षेत्र में जो केसेस हैं, जो न्यायालय में बहुत सारे मामले लंबित हैं, सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, लोकल स्तर पे जो न्यायालय हैं वहाँ पे बहुत सारे मामले लंबित हैं। यदि वहाँ पर मध्यस्थता की बात की जाए कि जो बड़े लोग हैं या कुछ पंचायत स्तर पे ऐसे कुछ व्यवस्था करके यदि वो लोग मीडिएटर का काम करें, समझाएं बुझाएं और एक रास्ता निकालें और उनको न्याय दिलाने का प्रयास करें, समझौता कराने का प्रयास करें, तो वहाँ पर मीडिएटर ठीक है। लेकिन मीडिएटर एक ऐसे स्थान पर प्रयोग करना जहाँ पर किसी व्यक्ति की अज्ञानता का लाभ उठा करके, यानी कोई व्यक्ति नहीं जान रहा है, गांव का रहने वाला है, नहीं जान रहा है कि शहर में जाकर के हमें कहाँ पर नौकरी मिलेगी, लेकिन एक बड़ा जानकार व्यक्ति है, 2-4 साल शहर में रहा है, लोगों से उसकी जानकारी हो गई है, तो शहर में गांव में जाकर के फिर कुछ अपने बंदों को, कुछ दूसरे बंदों को बटोर करके लाएगा, शहरों में उनको निर्माण के क्षेत्र में काम देगा और दलाली खाएगा, कमीशन खाएगा। इसमें क्या है कि वो तो दलाली खा लेंगे, उनका पेट भर जाएगा, उनका जेब भर जाएगा, लेकिन नुकसान श्रमिकों को होता है, उनका शोषण होता है। उनके जेब से पहले ही पैसे हम ले चुके हैं। एक दलाल जो है श्रमिक के जेब में पैसे जाने से पहले ही उनके जेब से आधा, एक तिहाई, एक चौथाई पैसे निकाल लिया है। श्रमिक को नहीं पता है कि वो पैसे हमारा निकाल लिया है, वो तो खुश है कि हमारे भाई साहब ने हमें नौकरी दिला दी है, लेकिन उनको नहीं पता कि उनके भाई साहब ने पहले ही उनकी जेब काट ली है। तो मीडिएटर का मामला जो है इस स्थान पे बुरा हो जाता है। जैसे वर्तमान समय में देखा जाए तो भारत और चाइना के बीच में डिस्प्यूट चल रहे हैं बॉर्डर को लेकर के। जम्मू कश्मीर जो लद्दाख वाला क्षेत्र है, जैसे 2019 में पूरा जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 को हटा करके उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। एक जम्मू कश्मीर छोटा स्टेट है, छोटा यूटी है, और एक लद्दाख वो बड़ा यूटी है, जिसके अंदर पीओके को भी दिखाया जाता है, LAC के उस पार वाले क्षेत्र को भी दिखाया जाता है, लद्दाख वाले क्षेत्र को पूरा दिखाया जाता है, पूर्वी लद्दाख को दिखाया जाता है। और जो वहाँ पे लद्दाख में पेंगोंग सो झील है, पेंगोंग सो झील, उसके करीब करीब 1/3 हिस्से को शायद भारत के नक्शे में दिखाया जाता है। वहाँ पर चीन की घुसपैठ बार बार होती रहती है। वहाँ पे उनके जो मिलिट्री हैं, जो फोर्सेस हैं, एयरफोर्स हैं, वो सारे वहाँ पर बीच बीच में आते रहते हैं। तो भारत के बीच में, चाइना के बीच में डिस्प्यूट चलते रहते हैं। वर्तमान समय में ये डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा अधिक स्तर पे बढ़ गए हैं। तो इसके लिए जो अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, उन्होंने मध्यस्थता की बात कही कि हम मध्यस्थता करना चाहेंगे, यदि चाइना और भारत राजी हों तो मध्यस्थता करते हैं, हम एक निर्णय तक पहुँचेंगे बातचीत करके। लेकिन यहाँ पर गलत ये हो सकता है कि अमेरिका अपने हितों को ध्यान में रख करके, यदि उसका हित चाइना से ज़्यादा होगा तो वो भारत को नुकसान पहुंचा सकता है, उसका हित भारत के साथ ज़्यादा होगा तो वो चाइना को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे वर्तमान समय में अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर की स्थिति है, पिछले 1-2 सालों से चल रही है लगातार। तो चाइना ये नहीं चाहेगा कि मीडिएटर का काम अमेरिका करे, क्योंकि वह ये चीज़ समझ रहा होगा कि मीडिएटर वो बनेगा तो चाइना को नुकसान हो जाएगा, भारत को लाभ होगा।
ऐसे ही 2019 में जब जम्मू कश्मीर को विघटित करके 2 यूटी में बनाया गया तो पाकिस्तान बहुत उछला। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र महासभा इत्यादि क्षेत्रों पर गए, अपने जो इस्लामिक देशों के जो संगठन है वहाँ पर भी बात उठाने का प्रयास किए। तो वहाँ पर भी अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच में मीडिएटर की बात करना चाह रहा था कि हम मीडिएटर बन जाते हैं, आपके बीच में जो मुद्दे हैं उनका हम हल निकालने का प्रयास करेंगे। पाकिस्तान इसमें राज़ी था, लेकिन भारत इसमें राज़ी नहीं था, क्योंकि वो जान रहा था कि वो पाकिस्तान के पक्ष में कुछ बात कह देगा तो हमारा नुकसान हो जाएगा। पाकिस्तान भी हो सकता है कुछ हद तक ना चाह रहा हो कि मीडिएटर वो बने, क्योंकि उसको भी इस बात का भय हो सकता है कि वो कहीं भारत के पक्ष में ना बोल दें। यानी वो किसी के पक्ष में बोले, किसी के पक्ष में ना बोले, अंततोगत्वा फ़ायदा जाके अमेरिका को होना है। तो इसलिए कोई भी दो पक्ष इस बात के लिए राज़ी नहीं होते हैं, खासकर अक्सर, कि मीडिएटर कोई अन्य देश बने, और ख़ासकर एक ऐसा देश जिसको उस मीडिएटर बनने से प्रत्यक्ष रूप से लाभ होता हो। तो यहाँ पर मीडिएटर नहीं बनाया जाता है, इससे नुकसान हो सकता है। श्रमिकों के लेवल पे मीडिएटर बन जाते हैं, दलाल जो है वो बन जाते हैं, जिससे श्रमिकों का नुकसान होता है। मीडिएटर श्रमिकों के लेवल पे भी कुछ जगह पे सही हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए सिक्योरिटी गार्ड की एजेंसी है, किसी ने सिक्योरिटी गार्ड की एजेंसी खोली है, वो बहुत सारे फैक्ट्री में जाते हैं, वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कि हम आपको सिक्योरिटी गार्ड उपलब्ध कराएंगे। तो वहाँ पर ठीक हो सकता है कि वो थोड़ा सा उनसे पैसे ले लें, फिर मैनेज करके उनको उस जगह अपने लोगों को भेजें सिक्योरिटी गार्ड के लिए। वो थोड़ा बिज़नेस करने के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उनका जेब पूरी तरीके से काट लिया जाए। सपोज़ एक सिक्योरिटी एजेंसी कहीं किसी सोसाइटी में बात करी है कि हम यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट करेंगे, लेकिन हमें महीने का 25,000 रुपये चाहिए। पूरे सोसाइटी वाले मिल करके कहे ठीक है 25,000 रुपये देंगे। अब सिक्योरिटी गार्ड की जेब में 7,000 रुपये आ रहा है, 18,000 रुपये एजेंसी के पास जा रहा है, तो ये बहुत बड़े गैप हो गया ये। तो यहाँ पर ये चाहिए कि यदि 25,000 रुपये की बात हुई है सोसाइटी के साथ, तो कम से कम 12,000 15,000 रुपये सिक्योरिटी गार्ड के जेब में जाना चाहिए, 5,000 7,000 रुपये उनके पास जाना चाहिए, क्योंकि वो अपने तेल भी फूंकते हैं, बातचीत करते हैं, मीडिएटर का काम करते हैं, तो मेहनताना उनको मिलना चाहिए। लेकिन करीब करीब 3/4 हिस्सा खुद ही रख लें, 1/4 हिस्सा सिक्योरिटी गार्ड को दें, तो ये तो अन्याय वाली बात हो जाती है। तो श्रमिक इस लेवल पे और कई लेवल पे मार खा जाते हैं मीडिएटर के कारण। श्रमिक क्यों बन जाते हैं आदमी? एक तो शिक्षा की जो व्यवस्था है उसके कारण भी श्रमिक बन जाने वाली स्थिति बनती है। एजुकेशन की स्थिति कितनी लचर है सभी जानते हैं। हालांकि 1970-1980 के दशक में आज़ादी के बाद वाली जो माहौल था, उस समय जो स्थिति थी एजुकेशन की, उसके लिहाज से आज कई गुना व्यवस्था अच्छी हो गई हैं। लेकिन आज हम एक ग्लोबलाइजेशन के दौर में जी रहे हैं, वैश्वीकरण के दौर में जी रहे हैं। यहाँ पर यह इस बात से तुलना नहीं किया जाना चाहिए कि आज के हम 50 साल पहले कहाँ थे और हम यहाँ पर हो गए संतुष्ट हो जाएं। हमें बल्कि तुलना इस बात से करना चाहिए कि हम यहाँ पर हैं, फ्रांस कहाँ पर है, भारत प्राइमरी एजुकेशन में ये कर रहा है, जापान क्या कर रहा है, भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये कर रहा है, तो चीन क्या कर रहा है। तो हमें इन सब से कॉम्पिटेंट करके अपने स्तर को ऊंचा करना चाहिए, ना कि अपने नीचे स्तर को देख करके खुश होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ परंपरागत टाइप की जो शिक्षा होती हैं उसमें सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि अनेक ऐसे विषय हैं जो कि उपयोगी हैं, उसमें नो डाउट दैट आर वेरी इम्पोर्टेंट। सामाजिक विज्ञान हैं, साइंस हैं, मैथमेटिक्स हैं, वो सब महत्वपूर्ण हैं। लेकिन शैक्षिक व्यवस्था में जैसे गणित पढ़ाया जाता है, हाई स्कूल स्तर पे, इंटर लेवल स्तर पे गणित पढ़ाया जाता है। यदि हाई स्कूल के और इंटरमीडिएट के बच्चे से पूछ लिया जाए कि भैया ये जो आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, जो आप साइन कॉस टैन कॉस सेक कॉसेक, ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रेट लाइन, ये सारी तमाम चीज़ें पढ़ रहे हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ में, क्या इसका कुछ फ़ायदा है, इसका कुछ अप्लाइड फॉर्म आपको मिलेगा, मीन्स इसका कुछ एप्लीकेशन भी है,
क्या आप इसका कुछ अप्लाइड प्रारूप बता सकते हैं, इसकी व्याख्या कर सकते हैं? तो शायद हक्का बक्का हो जाए और संभवतः जो टीचर पढ़ाते हैं वो भी हक्के बक्के हो सकते हैं, क्योंकि वो भी उसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करके आए हैं। उनका लेवल थोड़ा सा ऊंचा हो सकता है, वो थोड़े से गुस्से भी हो सकते हैं कि भैया आप इस प्रकार से क्वेश्चन हमसे क्यों पूछ रहे हैं। यदि किसी 10वीं 12वीं के टीचर से पूछ लीजिए कि सर आप हमें ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ा रहे हैं, तो शायद उनके पास संतोषजनक उत्तर ना हो। वो बरगला भले दें स्टूडेंट को कि सिविल इंजीनियरिंग में काम करता है, अन्य क्षेत्रों में काम करता है, ये बरगलाने वाले उत्तर हो जाते हैं। सही उत्तर क्या है कि उनको सही से बताएं कि इसका अप्लाइड क्षेत्र क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है। नहीं तो बहुत सारे मोटी मोटी पुस्तकें होती हैं इंटरमीडिएट में, फिजिक्स की इतनी मोटी, केमिस्ट्री की इतनी मोटी, मैथमेटिक्स की इतनी मोटी, और संभवतः इतनी मोटी मोटी तीनों विषय के दो दो किताबें होती हैं, यानी कि 6 किताबें होती हैं। 6 किताबें अपने दिमाग में ठूस ठूस के पागल होता रहता है। 11वां पढ़ता है, 12वीं पढ़ता है, 9वीं 10वीं पढ़ता है, पूरा दिमाग उसका पगला जाता है एक प्रकार से। लेकिन उसको फिर भी इस बात का पता नहीं होता है कि इसका एप्लीकेशन क्या है। तो शिक्षा व्यवस्था में जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें इस चीज़ का समावेश किया जाना चाहिए कि हमारे जो परंपरागत शिक्षा है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन उसका एप्लीकेशन क्या है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट। इन दोनों पे ध्यान रखा जाए तब जाकर के एक स्किल्ड लेबर पैदा होगी। भारत एक बहुत बड़ी जनसांख्यिकी लाभांश वाला देश है, विश्व का सबसे ज़्यादा युवा आबादी वाला देश है। यहाँ पर इन लोगों की संख्या को जितनी अधिक मात्रा में उपयोग किया जा सकता है, किया जाना चाहिए, वो शिक्षा के माध्यम से किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करके किया जा सकता है। तकनीकी शिक्षा, एप्लीकेशन बेस्ड शिक्षा, टारगेट बेस्ड एजुकेशन दे करके किया जा सकता है। परंपरागत शिक्षा से इस प्रकार से ये नुकसान हो सकता है कि काफ़ी समय तक व्यक्ति पढ़ाई करता रहे, लेकिन उसका आउटकम, उसकी जो वैल्यू होती है वो ना निकल पाए। तो इससे अंत में जा कर के वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होता है, और बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करने में लग जाते हैं, IAS PCS की तैयारी करते हैं। कई लोगों को सफलता मिलती है, लेकिन वो सफलता कम प्रतिशत में है। लोअर क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट्स रीच द गोल टू बी एन IAS और एनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। अधिकांश लोग तो उससे पिछड़ जाते हैं क्योंकि उतनी क्षमता ही नहीं है। तो एजुकेशन इस प्रकार से किया जाए कि जो सरकारी क्षेत्र में जाना चाहें उस क्षेत्र में भी धूमधाम से जाएं, जो नहीं जाना चाहें वो ऐसी एजुकेशन सिस्टम बने कि वो सरकारी क्षेत्र में ना जाने के बावजूद भी एक सफल नागरिक बन पाएँ। बहुत सारे लोग ये संभावनाएं खोज लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं खोज पाते हैं, वो श्रमिक बन जाते हैं, वो दूसरे की शोषण का शिकार बन जाते हैं। तो इस पर मुख्य रूप से काम किया जाना चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम में कैसे पूरा आमूल-चूल परिवर्तन किया जाए। परंपरागत शिक्षा को रखते हुए कैसे हम एप्लीकेशन बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा दे सकें। एक शिक्षा का स्वास्थ्य की कमी होने के कारण एक उचित परिवेश, एक उचित माहौल उनको नहीं मिल पाता है। जैसे कि आपने स्वास्थ्य, शिक्षा, उनके रहने का स्थिति, पानी की समस्या, स्वच्छता की कमी, इन सब को मद्देनज़र आप देख सकते हैं कि उनकी स्थिति कितनी ज़्यादा दयनीय होती है। माफ़ कीजिएगा, पसीना आ रहा है ज़्यादा मात्रा में, तो क्षमा कीजिएगा इसके लिए। और जब एजुकेशन, हेल्थ, उनका जो अधिकार है वो ठीक से नहीं मिल पाता है, उनको इनकम ठीक प्रकार से नहीं हो पाती है, तो क्या होता है, एक प्रकार से सामाजिक असंतोष का भाव आता है मन में। फिर व्यक्ति क्रिमिनल क्षेत्र में बढ़ने लगता है, क्राइम करने पे आ जाता है, चोरी करेगा, डकैती करेगा, लूट मार करेगा, स्नैचिंग करेगा, और भी जघन्य अपराध में लिप्त हो सकते हैं। हो सकता है किसी का मर्डर कर दे लूटपाट करने के चक्कर में, स्नैचिंग करने में किसी की जान ले ले, या किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में लिप्त हो जाए, या किसी ऐसे संगठन में शामिल हो जाए जो कि देश की अखंडता के लिए
खतरा बन जाए तो देश इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो इसलिए श्रमिकों का विशेष रूप से ख्याल रखा जाना चाहिए। श्रमिकों के सम्मान की भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। श्रमिकों का सम्मान जो है, लेबर का जो प्रतिष्ठा है, जो उनके साथ मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए, जो उनके साथ जिस प्रकार से बातचीत की जानी चाहिए, जिस प्रकार से व्यवहार किया जाना चाहिए, उस पर भी एक व्यापक रूप से विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। क्योंकि ऐसा प्रायः देखा जाता है, सामान्य रूप से देखा जा सकता है कि जो लोग बिहार से आते हैं उनका दिल्ली में, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर इत्यादि जो बड़े शहर हैं, वहाँ पर उनके साथ किस प्रकार का सलूक किया जाता है, किस प्रकार से एक क्षेत्रवाद की भावना आती है मन में। क्षेत्रवाद भी हमारे आंतरिक सुरक्षा के लिए, एक अखंड भारत के निर्माण के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, वेरी बिग थ्रेट टू बी एन अखंड भारत। क्षेत्रवाद की भावना को सभी नागरिकों को निकाल करके एक अखंड भारत के निर्माण के बारे में सोचना चाहिए, चाहे वो दिल्ली का नागरिक हो, चाहे मुंबई में रहने वाला भारत का नागरिक हो, या बिहार में रहने वाला भारत का नागरिक हो। सभी को इस बात पे जोर दिया जाना चाहिए कि यदि कोई क्षेत्र पिछड़ा रह गया है तो उसके पीछे कुछ न कुछ ऐतिहासिक, कुछ न कुछ सांस्कृतिक कारण हो सकते हैं। उसको किसी क्षेत्र विशेष के आधार पर उसका अपमान नहीं किया जाना चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं, जो भी लोग ऐसा करते हैं कि वो किसी क्षेत्र विशेष के आधार पर किसी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, तो मेरा ऐसा अनुमान है, मेरा ऐसा मानना है कि उनमें संवेदनशीलता की कमी के साथ साथ अपने देश के बारे में जानकारी का पूर्ण रूप से अभाव भी है। एक जो सांस्कृतिक एकीकरण की भावना है कि हमें प्रत्येक संस्कृतियों का ख्याल रखना चाहिए, सम्मान किया जाना चाहिए, उनके जो स्थिति परिस्थिति है उसको ख्याल में रखते हुए बातचीत की जानी चाहिए, उसका पूर्ण रूप से अभाव होता है। यानी कि यह देखा जा सकता है कि उनको अपने देश के बारे में जानकारी का अभाव है, नहीं तो वो इस प्रकार की बातें ना करते हैं। तो क्षेत्रवाद की भावना का भी कम किया जाना चाहिए, क्योंकि यही क्षेत्रवाद की भावना है श्रमिकों के ऊपर, क्योंकि श्रमिक ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ इन क्षेत्रों से आते हैं। उनके ऊपर उनके क्षेत्र विशेष के आधार पर टिप्पणी कर दिया जाए तो उनको आहत पहुंचती है। और जबकि वही श्रमिक हमें ठेले पर बना बना के पकवान खिलाते हैं। हम फैक्ट्री में काम करने जाते हैं तो वो सड़क पे धूप में खड़े होकर के ठेले पे छोला कुलचा बना रहे होते हैं, छोला पराठा बना रहे होते हैं, कुछ अन्य चीज़ें बना रहे होते हैं। लंच के टाइम में बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पर खाना खाते हैं। यदि वही बिहार का बंदा ठेला ना लगाए तो लोग भूखे मर जाएंगे फिर, या फिर घर से लेकर के आएंगे। अगर घर से ही लेकर आते तो ठेले पे ना आते, घर से नहीं मिलता है तो ठेले पर आते हैं। अगर बिहार का बंदा ठेला नहीं लगाएगा तो खाना कहाँ मिलेगा? अगर बिहार का बंदा जाके फैक्ट्री में काम नहीं करेगा तो उनके जीडीपी का ग्रोथ कैसे होगा? महाराष्ट्र की जीडीपी कैसे बढ़ेगी? दिल्ली की जीडीपी कैसे बढ़ेगी? हरियाणा, पंजाब की जीडीपी कैसे बढ़ेगी अगर वो लोग काम नहीं करेंगे? क्या इतनी क्षमता है उन स्टेट वालों के पास कि वो बिना इनकी मदद से अपनी जीडीपी को बढ़ा सकें? तो जो लोग इस भावना से ग्रसित हैं, एक प्रकार से उनको रोगी मानते हुए उनका मनोवैज्ञानिक चिकित्सा किया जाना चाहिए, कि उनको समझाया जाए कि क्षेत्रवाद की भावना से उतरिए भाई साहब। ये क्षेत्रवाद की भावना जो है हमारे अखंड भारत के निर्माण के लिए एक बाधा के रूप में काम कर रही है। अब आप अपनी झूठी शान बढ़ाने के लिए किसी दूसरे का अपमान करते हैं, जो कि निहायती रूप से गलत है। श्रमिकों के मामले में कुछ प्रश्नों पर मुख्य रूप से विचार किया जाना चाहिए। एक तो यह कि कोई भी श्रमिक अपने क्षेत्र से पलायन करके दूसरे स्थान पर क्यों जाता है। इसका मुख्य कारण ये है कि उस श्रमिक को अपने गांव में खेती के माध्यम से या वहाँ पे कुछ उद्योग की स्थापना नहीं हुई होगी, इसके कारण वह पलायित करके दूसरे स्टेट में जाता है। मुख्य कारण तो यही है कि वो अपने गृह राज्य में या गृह जिले में रोजगार के जो साधन हैं वो नहीं जुटा पाता, या फिर वो क्या कह सकते हैं कि अवेलेबिलिटी नहीं है, उपलब्धता नहीं है, तो वो वहाँ से पलायित करके दूसरे स्टेट में जाता है। तो इसमें ये किया जा सकता है कि जो भी
रोज़गार का सृजन हो, स्थानीय स्तर पे किया जाए, कुछ ना कुछ रोज़गार की संभावनाएं पैदा की जाएं और उनमें पहले स्थानीय लोगों को, जैसे उत्तर प्रदेश का एक शहर है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में वहाँ पे कोई भी उद्योग धंधे नहीं है, कोई बड़े स्केल में कोई वहाँ पे फर्म नहीं है, फैक्ट्री नहीं है जहाँ पे कि हज़ारों लोग जाके काम करते हों। तो वहाँ पर यदि फैक्ट्री का निर्माण किया जाए, कंपनी का निर्माण किया जाए, तो वहाँ पे स्थानीय लोगों को पहले वरीयता दी जाए। सब फर्स्ट प्रेफरेंस टू बी द लोकल पर्सन। फिर अन्य जिलों के लोगों को उसमें आकर्षित किया जाना चाहिए, यानी पहले स्थानीय लोगों को, फिर अन्य स्थान के लोगों को आकर्षित किया जाना चाहिए। यदि वहाँ पे रोज़गार की क्षमता ज़्यादा मात्रा में है तो लिबरल हो जाना चाहिए कि कोई भी आए काम करे, कोई भी कहीं जाना चाहे जाए। लेकिन जहाँ पे सीमित संसाधन है वहाँ पे थोड़ा सा लिबरल ना होकर के थोड़ा सा संरक्षणवादी हो जाना चाहिए कि हमें पहले स्थानीय लोगों को संरक्षण दे दिया जाए, उसके बाद दूसरे लोगों को हम इसमें लेकर के आएंगे। इस प्रकार से काम किया जा सकता है और एक उत्तर प्रदेश सरकार से सीखा जा सकता है, जो माननीय योगी जी की सरकार चल रही है यूपी में। उन्होंने ये किया कि जो भारी मात्रा में महाराष्ट्र से, हरियाणा से, यहाँ सबसे यूपी में लोग आए हैं, श्रमिक आए हैं, उनकी स्किल मैपिंग की जा रही है। स्किल मैपिंग मतलब कि उनकी जो योग्यता है, जो उनके अंदर स्किल है, मान लीजिए वो मैकेनिक हैं, कारपेंटर हैं, प्लम्बर हैं, टेक्नीशियन हैं, या किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो उनकी स्किल का मैपिंग किया जाए कि वो किस स्टेज में वो काम कर सकते हैं। उसके बाद उनकी बाकायदे लिस्टिंग की जाएगी। फिर बहुत सारे जो क्षेत्र हैं उसमें उनके रोज़गार की संभावनाओं को खोजा जाएगा, उसके बाद उनको उसमें स्थान दिया जाएगा। तो यूपी सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है। इसमें संभावना है कि इसमें जो है लाभ प्राप्त होगा उत्तर प्रदेश के लोगों को। इस प्रकार से अन्य सरकारें भी कर सकती हैं और कर भी रही हैं। कुछ सरकारें तो श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का भी आयोजन कर रही हैं। जैसे केरल सरकार को देखा जाए तो वो कह रहे हैं कि श्रमिक हमारे यहाँ पर आइए, परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़कर, आप यहाँ पर आइए परदेसी जी, हम आपको फ्लैट देंगे, बाकायदे रहने के लिए फ्लैट देंगे, सुख सुविधाएं देंगे, चाक चौबंद वाली व्यवस्था देंगे, आपके हेल्थ का ध्यान रखेंगे, दवाइयाँ मिलेंगी, आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलेगी, रहने का स्थान मिलेगा। अब वो लोग अपने स्वार्थवश भले कह रहे हों, लेकिन यदि स्वार्थवश भी कह रहे हों और श्रमिकों को लाभ मिल रहा हो तो कोई बात नहीं, श्रमिक वहाँ पर जा सकते हैं, वहाँ की सरकारों से लाभ उठा सकते हैं और वहाँ की जीडीपी में योगदान दे सकते हैं। इसी प्रकार अन्य स्टेट भी काम कर सकते हैं कि जो प्रवासी श्रमिक हैं उनके लिए विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, उनके रहने की फैसिलिटीज़ में, पानी में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, स्वच्छता के मामले में उनका ध्यान दिया जाएगा तो उनको फिर से आकर्षित किया जा सकता है। क्योंकि यदि भारी मात्रा में लोग शहरों से गाँवों की ओर आ जाएंगे तो शहरों की स्थिति तो बिल्कुल अपंग जैसी हो जाएगी, लंगड़ी हो जाएगी। इसमें कहने में कोई भी शक या संकोच नहीं है कि अगर शहरों से श्रमिक जो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, यहाँ वाले जो श्रमिक हैं वो अगर अपने स्टेट में आ गए और यहीं पर रह गए तो मान चलिए कि उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, पूरी प्रकार से वो लंगड़े हो जाएंगे। लेकिन एक अखंड भारत के लिए शहर लंगड़ा रह जाए तो अखंड भारत नहीं बन पाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि संतुलन बनाया जाए कि शहरों में श्रमिकों को फिर से आकर्षित किया जाए, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए कि उनकी सभी फैसिलिटीज़ को पूरी संवेदनशीलता, पूरी मानवीयता के साथ उनको दिया जाना चाहिए और पूरे सम्मानपूर्वक दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि हम उनको दान दे रहे हैं कि लो भैया दान दे दिए रहो और 4 महीने के बाद सारे दान छीन लिए, ऐसा नहीं। पूरे सम्मानपूर्वक के साथ उनको सभी उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए, उनका हक भी एक प्रकार से है। अनुच्छेद 42 और अनुच्छेद 43 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की श्रेणी में आते हैं, उसमें संविधान ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वो श्रमिकों के रहन सहन के लिए पूरी प्रकार से फैसिलिटीज़ करेंगे। तो ये तो उनका एक संविधान की तरफ से भी श्रमिकों को एक प्रकार से संरक्षण प्रदान किया गया है।
तो संविधान की मर्यादा को भी ध्यान में रखते हुए शहरों के उद्योगपतियों को और वहाँ की सरकारों को श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए, उनको सम्मानमयी जीवन प्रदान करने के लिए भी इस प्रकार के योजनाएं निकाल सकती हैं। तो आकर्षित करके उनको जब लेकर आएंगी तो बैलेंस बन जाएगा, इम्बैलेंस नहीं रहेगा। और एक बैलेंस इंडिया ही अखंड भारत का निर्माण करने में अपनी महती भूमिका निभा सकता है। एक चीज़, मुख्य प्रश्न ये भी उठता है कि जब एक स्टेट से कोई श्रमिक दूसरे स्टेट में जाता है तो उस स्टेट में जहाँ पे वो जा रहा है उस स्टेट का क्या जिम्मेदारी बनता है उसके प्रति। ऐसा देखा जाता है कि जो श्रमिक बिहार से मान लीजिए गुजरात में गए हैं, तो गुजरात की जो स्थानीय सरकार है या जो वहाँ की सरकारें हैं, कुछ मात्रा में डिस्क्रिमिनेशन करते हुए हमारे इतिहास में देखा गया है। इतिहास में मतलब कि पिछले 10-20 साल के इतिहास में देखा जाए तो वहाँ पर देखा गया है कि इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेट भरे बयानबाजी होते रहे हैं कि बिहार के लोग या उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पर आकर के यहाँ के स्थानीय लोगों की नौकरी को छीन ले रहे हैं। यानी कि अब पता नहीं वो राजनीतिक मसला है कि सच में ऐसा मसला है, कुछ भी हो, लेकिन इस प्रकार से वाद व्यवहार होते रहते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने भी कुछ समय पहले यानी कि कुछ सालों पहले भी ऐसे बयान जारी किए थे कि दूसरे स्टेट से आते हैं फिर यहाँ पर लोगों के रोज़गार को छीन लेते हैं। तो इस प्रकार से उनका तो अपमान होता ही है, लेकिन एक इम्बैलेंस वाली बात तो होती ही है कि कहीं संरक्षणवाद, कहीं लिबरल वाली नीति अपनाई जाती है। लेकिन फिर भी लिबरल होते हुए भी, संरक्षणवादी होते हुए भी किसी भी व्यक्ति की मानवीय जो मूल्य हैं उनको अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति के लिए, राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए उनका उस पर बयानबाजी नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि बैठ कर के नीति नियंताओं के साथ उस पर विचार किया जाना चाहिए कि कैसे शहरों में और गाँवों में एक बैलेंस बनाया जाए कि गाँव में भी अधिक मात्रा में रोज़गारों का सृजन हो सके, ज़्यादा लोग प्रवासी बनकर ना आएँ जिससे कि शहरों के लोगों को संरक्षण न मिल पाए। तो गांव में रोज़गार की उपलब्धता कराई जाए तो वो लोग शहर में खुद ही नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से दोनों स्तरों पर काम किया जा सकता है। ग्रामीण भारत, शहरी भारत, दोनों स्तरों पर समान रूप से काम किया जाएगा तो बन जाएगा अखंड भारत। ऐसे और भी मुद्दे हैं, जैसे कि इस समय यह बात चल रही है कि जो श्रमिक लोग हैं वो 3-4 महीने से कुछ काम धाम किए नहीं है तो उनकी किराया को माफ़ कर दिया जाए। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि हाँ, माफ़ कर दिया जाना चाहिए, लिबरल हो जाना चाहिए। लेकिन इसमें ये भी सोचा जा सकता है कि जो मकान मालिक हैं उनके पास भी इनकम का कोई सोर्स अगर नहीं है तो वो लोग अपना खर्चा कैसे चलाएंगे। तो इसमें ये चीज़ सोचा जा सकता है कि यदि कोई मकान मालिक सरकारी नौकरी में है या ज़्यादा मात्रा में इनकम होती है तो वो छूट दे सकते हैं 2-3 महीने की उसमें मकान की किराए में छूट दे सकते हैं। लेकिन यदि वो केवल मकान की किराए पे ही बेस्ड है तो इसमें थोड़ा सा अंतराल दे करके भी किया जा सकता है कि थोड़ा सा उनको गैप दे दिया जाए कि आप आगे 7-8 महीने में चुकाइए, आराम से 1 साल में चुकाइए, धीरे धीरे करके। ये भी हो सकता है तो दोनों के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। यानी इसमें एक बैलेंस बना करके विचार किया जाना चाहिए कि दोनों पक्षों को नुकसान ना हो, दोनों पक्ष संतुष्ट हों, किसी के ऊपर अतिरिक्त दबाव ना आए और केवल किराए की वजह से किसी को कमरे से ना निकाला जाए। और इसमें ये भी बात आए हैं या सुझाव आए हैं कि जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है उसके तहत केंद्र सरकार राज्यों से यह निवेदन कर सकती हैं या फिर यह आदेश पारित करवा सकती हैं कि इस समय लॉकडाउन के समय जितने भी श्रमिक हैं उनके जो किराया है या जो उनके सैलरी प्राप्त करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 10,000 रुपये की सैलरी प्राप्त करता है लेकिन लॉकडाउन में वो सैलरी नहीं प्राप्त कर पा रहा है, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में कुछ ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए कि वो कम से कम लॉकडाउन के समय भी 5,000 रुपये प्राप्त करें, यानी 50% उसको सैलरी मिलती रहे। ये भी एक अच्छा सुझाव है। लेकिन इसके लिए सरकारों को, उद्योगों को ज़्यादा मात्रा में उनको लिक्विडिटी प्रदान करना पड़ेगा, जो कि सरकार कर भी रही है।
पिछले दिनों 20 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वो भारी मात्रा में लिक्विडिटी प्रदान किया गया है उद्योगों को भी। एमएसएमई सेक्टर को करीब 3 लाख करोड़ रुपए प्रोवाइड किया गया है। तो लिक्विडिटी दी गई है, तो उसी में से अपने लेबर को भी वो 50% 40% सैलरी दे सकते हैं लॉकडाउन के समय में भी, एक मानवीय रूप से भी और वैसे भी समय की संवेदनशीलता को समझते हुए भी उनको प्रोवाइड किया जा सकता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम जानते होंगे कि 2005 में एक्ट बना था। आपदा में दोनों प्रकार की आपदा आ जाती है, चाहे मानवीय आपदा हो चाहे प्राकृतिक आपदा हो। दोनों प्रकार की आपदाओं से संबंधित यदि एक राष्ट्रीय मसला बन गया है या किसी क्षेत्रीय मसला बन गया है, जैसे पिछले दिनों बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उत्पन्न हुआ था अम्फान, फिर अरब सागर में चक्रवात उत्पन्न हुआ निसर्ग करके, पिछले साल भी फनी करके चक्रवात आया था बंगाल की खाड़ी में। तो इस समय जब इस प्रकार के आपदा आते हैं तो जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है वो एक्टिव हो जाता है। स्टेट में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होते हैं, जिला में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होते हैं। ये तीनों एक चैन में काम करते हैं, एक दूसरे को फाइल ट्रांसफ़र करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, रिपोर्ट तलब करते हैं, ताकि किसी प्रकार की सूचनाओं का इस प्रकार से बिखराव ना हो जाए कि हम उसका मैनेजमेंट ना कर पाएँ। तो मैनेजमेंट करने के लिए स्टेट यानी सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तीनों पीएम, सीएम, डीएम मिलकर इस पर काम करते हैं ताकि आपदा को प्रबंधन किया जा सके। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 यही है। ये पूरे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा शक्तियाँ आ जाती हैं, वो इसी के तहत वो देश भर में लॉकडाउन की घोषणा कर सकती है। कुछ अन्य स्वास्थ्य को केंद्र में रखते हुए कुछ गाइडलाइंस भी स्टेट को प्रोवाइड कर सकती हैं, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो शक्तियां हैं वो शक्तियां ज़्यादा आ जाती हैं। तो श्रमिकों के बारे में बहुत हो हल्ला इस समय चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि इस मुद्दे पे एक विस्तृत प्रकार से बात की जानी चाहिए। श्रमिकों की समस्याओं और उनके निदान से संबंधित शुभम पांडे जी ने भी एक वीडियो बनाया है करीब 23-24 मिनट का, उसको भी देख सकते हैं। उसमें भी कुछ बातें मिलेंगी और यह वीडियो भी एक संपूर्ण समझ के लिए बनाने का प्रयास किया गया है। फिर भी यदि श्रमिकों से संबंधित कुछ प्रश्न हो कि क्या उनकी समस्याएं हैं, क्या उनके निदान हो सकते हैं, कुछ सुझाव दे सकते हों, या लेबर से संबंधित कोई क्वेश्चन हो, तो आप टिप्पणी बॉक्स में कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, इतने लंबे समय तक झेलने के लिए धन्यवाद। गर्मी भी बहुत हो रही है, तो चलते हैं फिर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत विनम्रतापूर्वक धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने देश का ध्यान रखें। जय हिंद।